सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। एक सवाल के साथ मैं अब ये हिस्सा शुरू करने जा रही हूँ। विजय जी, सवाल आपसे, बाटी चोखा पसंद करते हैं आप? बेहतर तरीके से, अच्छे से हाँ। क्योंकि और अखिलेश जी बनाए तो हाँ अखिलेश यादव खिला रहे हैं बाटी चोखा। अखिलेश यादव की बात हम कर रहे हैं, जो 2027 से पहले नए साल में ब्राह्मण समाज की बात करने में लगे हुए हैं। अखिलेश की अब ब्राह्मण वोट बैंक पर पूरी नजर है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को वोटर्स पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। अब ये देखें अखिलेश यादव की ये तस्वीर। साल के पहले दिन बाटी चोखे की दावत दे रहे थे। यूपी में अब एक नई राजनीतिक चर्चा की शुरुआत हो गई है। अखिलेश की इस दावत को बीजेपी में चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन पर कटाक्ष माना जा रहा है। अखिलेश ने अपनी पार्टी के नेताओं समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बाटी चोखा हमारे प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थानी होते तो कहते दाल बाटी हमारी संस्कृति का हिस्सा है ना। बिहार बोलते यही बात तो कहते लिट्टी चोखा हमारी संस्कृति का हिस्सा, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की है, बात बाटी चोखे की है। इसे आपसी झगड़े और राजनीति में बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अब कटाक्ष किस पर है? ये संगठन पर है। किसका संगठन? बीजेपी संगठन। किस पर कटाक्ष है? पंकज चौधरी पर कटाक्ष है। ब्राह्मण विधायकों की बीजेपी ने मीटिंग क्या की? मीटिंग छोड़ी, वो तो सहभोज था, खाने और खिलाने के लिए बैठे थे, लेकिन नसीहत दे दी गई कि इस तरीके की सहभोज ना करें, मीटिंग्स ना करें। अखिलेश यादव को मौका मिल गया। साल का पहला दिन था, उन्होंने जबरदस्त दावत दे दी। सभी को बिना पाबंदी के एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, अखिलेश यादव ये अपने पोस्ट में कह रहे हैं। अपने बयान से उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को समर्थन दे दिया है, जिन्हें पार्टी की तरफ से चेतावनी मिली थी। बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को जाति आधारित और अनुशासनहीनता बताया था। पोस्ट आपके सामने रख दिया हमने। अब पंकज चौधरी ने सीधे विधायकों को सख्त संदेश दिया था। अखिलेश यादव ब्राह्मण विधायकों और ब्राह्मण वोटर्स के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए, उन्हें लुभाने लगे। अब जो बातें उन्होंने कही है वो आपके सामने रख दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कहा उन्होंने? बिना पाबंदी के, बिना रोक टोक के, है ना? क्या चाहते क्या है? नहीं चाहते तो वो जो भी हैं वो तो नेचुरल, ये बहुत बिल्कुल ब्राह्मण विधायकों का कुंभा बढ़ाना चाहते हैं। वो बेसिकली वो अपना वोट बढ़ाना चाहते हैं, उनका ब्राह्मण, और उनसे कोई ये नहीं होता है। और कोई भी राजनीतिक दल वो चाहेगी, इसलिए उसमें वो अपवाद नहीं है। लेकिन समस्या ये भी है कि जो व्यक्ति एक तरफ ये पीडीए करता रहा पिछले कई वर्षों से, अगर आप देखें तो उनका जोड़ ही पीडीए पर रहा। अब एक तरफ वो पीडीए कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सबको मिल बैठ के खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो विसंगतियां मुझे दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको मिल बैठ के नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सबको मिल बैठ के करना चाहिए, यही तो समाज की रचना होनी चाहिए। लेकिन वो तो एक अवसर की तलाश में है। ये उनके अवसरवादिता का बिल्कुल स्पष्ट हमें प्रमाण देता है कि भाई अगर किसी ने कहीं कोई बैठक हुई, उस बैठक में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति की तरफ से अगर कोई निर्देश आया, तो वो निर्देश भी मुझे तो लगता है इंक्लूसिव निर्देश है कि भाई नहीं, खाली ये करना ठीक नहीं है, सबको मिल बैठ के चलिए। नहीं सर, ये तो गलत बात होगी। इंक्लूसिव निर्देश तब क्यों नहीं था जब ठाकुरों की बैठक चल रही थी? इंक्लूसिव निर्देश तब क्यों नहीं था विजय जी जब कुर्मी समाज की बैठक हुई? इंक्लूसिव निर्देश तभी आ गया जब ब्राह्मणों की बैठक थी, है ना सर? तो अखिलेश यादव क्या गलत कह रहे हैं? अखिलेश जी को मौका मिल गया है कि वो काम करें। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो पीडीए की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पीडीए के अलावा किसी के खिलाफ थोड़ी खड़े, इंक्लूसिव करना चाहते हैं वो। उनको याद होगा कि मायावती जी ने किस तरह से दलित एक समाज को रिप्रेजेंट करते हुए ब्राह्मणों के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया, उसने उनको पूरी बहुमत की सरकार दिलवाई। तो ब्राह्मण वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते, नंबर भले ही कम हो, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका है। तो अब अखिलेश जी को लगता होगा कि पिछली बार जो कसर रह गई है उसमें ब्राह्मणों को अगर जोड़ ले तो कुछ मदद मिल जाएगी। और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें दिया है ना। अपने आप नहीं आते, हो सकता नहीं आते, लेकिन अब ब्राह्मणों के लिए मौका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। और उसमें कुछ लोग अभी उस पर जो बीजेपी के ब्राह्मण नेता है, क्या पता सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनको, मैं ढूंढ रही हूं। नहीं, वो आज उसमें भोज में नहीं आए हों, लेकिन बाटी चोखा के लिए कोयला वगैरह तो ला सकते हैं ना। नहीं सर, अगर अखिलेश यादव को इतना ब्राह्मण प्रेम उबड़ रहा है इस समय, तो अखिलेश यादव इस बात की घोषणा कर दे कि भाई जब उनकी सरकार आएगी, अगर 2027 में आती है, तो माता प्रसाद पांडे जो भी पार्टी के नेता है उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। या अखिलेश यादव को इतना अगर ब्राह्मण प्रेम उभर रहा है, तो अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का किसी ब्राह्मण को बना दे।
तो पार्टी में तो दिखाए ना, अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, नैतिक बोझ उनके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? 2012 से लेकर 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी ने चलाई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। क्या अखिलेश यादव ने किसी ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष दिया है। अखिलेश यादव ने अपने टेन्योर में ब्राह्मणों के लिए क्या किया ये बताएं। समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे इतिहास में ब्राह्मणों के लिए क्या किया ये बताएं। सिर्फ ये कह देने से कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा, हमारा साथ आएंगे, अखिलेश यादव को मैं चुनौती देता हूं, वार्ड डिक्लेयर कर दे कि भाई मैं पार्टी का भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से इस ब्राह्मण नेता को बना रहा हूं और 2027 में अगर हमारी सरकार आती है तो मैं ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा या 2.5 साल में मुख्यमंत्री रहूंगा, 2.5 साल किसी ब्राह्मण को बनाऊंगा। फिर आप उम्मीद करो कि ब्राह्मण आपके साथ आएंगे। सिर्फ यह कह देने से कि आप नाराज हो, सिर्फ मेरे पास आ जाओ। जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए किया है, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव या कोई कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में इतना ब्राह्मणों के लिए नहीं किया होगा। एक से एक बड़े पद पर ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो अखिलेश यादव को सिर्फ कह देने से कि भाई आप भोजन करने आ जाओ, मैं आपसे बात कर लूंगा, माता प्रसाद पांडे के सिर्फ नाम के आधार पर बिठा दो, वो सारे डिसीजन आपके चाचा और आप खुद लेते रहो। माता प्रसाद पांडे को यह तक नहीं पता कि पार्टी के अंदर क्या निर्णय लेना है। तो ऐसा सिंबॉलिक बनाने से काम नहीं होगा। आप खुल के घोषणा करें तो ब्राह्मण आपके बारे में सोचेंगे। राहुल जी, जो अभी समीर जी ने कहा, उस चोखे में मिर्ची बहुत ज्यादा थी। देखिए, जब आपकी पार्टी के अंदर ब्राह्मण और ठाकुर जो समाज है पार्टी के अंदर का, उसमें खींचतान होगी तो दूसरे तो मजे लेंगे ही। तो अगर वहां पर जो हो रहा है, ये खींचतान चल रहा है, देखिए बीजेपी का कोर वोट बैंक जो है ब्राह्मण रहा है उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा, बीजेपी का। और ऐसे में उनका ये कहना है कि अगर आप जो विधानसभा देख लीजिए या परिषद देख लीजिए, उसमें ब्राह्मणों का जो वैसे प्रदेश में जो परसेंटेज है उसके हिसाब से 12% रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो विधानसभा विधान परिषद में नहीं। मैं तो सिर्फ संख्या के आधार पर मैं कह रही हूँ कि ब्राह्मणों की संख्या जो है वो 12%। तो मैं कह रहा हूँ उसी के अनुपात में उनका ये कहना है, ब्राह्मण विधायकों का या उसके समाज के लोगों का, कि हमारा उतना जो है एमएलसी या एमएलए उतने नहीं है जितने होने चाहिए उस अनुपात में। तो ये बात उनको अखर रही है। दूसरा ये भी बात अखर रही है कि जो उत्तर प्रदेश में जो आरोप लगाया जाता है, मैं ये नहीं कहता कि ये सच है, ये झूठ है, ये जो ठाकुर राजनीति जिस तरह से बढ़ी है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो नेता हैं बीजेपी में, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। और ऊपर से ऐसे में उनकी एक बैठक हुई, हमने अभी मेंशन किया, उससे पहले दूसरे समाजों की बैठक हुई बीजेपी में, और इस बैठक को पॉइंट आउट करना वो भी उनको कहीं ना कहीं चुप रहा। और अभी समीर जी ने जो बात कर दी ब्राह्मण अध्यक्ष की, वो उन्होंने और उनका जख्म कुरेद दिया। अभी तो ब्राह्मण अध्यक्ष ही बनने वाला था भारतीय जनता पार्टी में, वो आखिर आते आते वो ब्राह्मण का नाम कट गया। और ये चैलेंज तो बीजेपी के लिए भी इस बार हमने ठाकुर ठाकुर मुख्यमंत्री बना दिया 2 बार, तो अगली बार हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोनों लोग चैलेंज स्वीकार करें। हाँ जी, समीर जी उप मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री तो है, ठाकुर दिया है, ठाकुर मुख्यमंत्री है 10 साल से, तो ब्राह्मण भी बन जाए मुख्यमंत्री दिया। तो सब जगह राजस्थान में दिया है, राजस्थान में दिया है ना भारतीय जनता पार्टी ने। भजनलाल राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े ब्राह्मण लीडर है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेके चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव तो एमवाई की बात करते हैं ना, एमवाई किसके साथ जुड़ा है? अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ है। पीडीए की बात कौन करता है? अखिलेश पीडीए की बात करते हैं। तो अखिलेश को इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना कि जब वो एमवाई और पीडीए की बात करते हैं और ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, वो बताया कि ब्राह्मणों को क्या देंगे। वो लोकसभा में कोई ब्राह्मण का नेता बना देते। पूरे परिवार जगह सब जगह यादववाद चलाओगे, मुस्लिम वोट करोगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि ब्राह्मण आपको वोट देने जाए। और उनके साथ तो जो ब्राह्मण विधायक थे, राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। ऊंचाहार के पांडे जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो आपकी पार्टी के जो ब्राह्मण एमएलए है वो आपसे नाराज चल रहे कि आपके यहाँ सिर्फ पीडीए की बात होती है और एमवा समीकरण की बात होती है। आप क्या ब्राह्मणों का दम घुट रहा है, इसलिए ब्राह्मण विधायक आपके क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के साथ आज की तारीख में आ रहे हैं। तो तुम आपके पास जो ब्राह्मण विधायक है आप उनको तो जोड़ के रखिए, बाद में आप दूसरे ब्राह्मण नेताओं की उम्मीद कीजिए। तो अखिलेश यादव ठीक है, कोशिश करेंगे कि भाई इस बहाने में अपनी राजनीति चमका लूं। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 में जो उनको पीडीए के कारण जो 37 सीटें मिली और बीजेपी 33 सीटों पर आ गई थी, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास वो वापस वोट बैंक चला गया है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जो पीडीए अखिलेश यादव का और जो एमवा समीकरण है वो सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबके लिए काम हुआ है, सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण ये देखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सबके लिए काम किया है। सर्व समाज के लिए क्या है, गरीब पिछड़े ओबीसी दलित
सारे वर्ग के लिए काम किया और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से लगातार सरकार में बनी है। एक छोटी सी बात बता दूं कि देखिए मतलब समीर जी तो बहुत एम्पिरिकली बातें कर रहे हैं, पर अगर सैद्धांतिक रूप से भी देखेंगे तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो क्षेत्रीय दल या तो विशेष जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं या कोई एथनिक जो एक निर्जातीय जो प्रवृत्तियां होती हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करती हैं। जबकि जो राष्ट्रीय दल होते हैं, खास करके जैसे भाजपा जैसी राष्ट्रीय दल है जिसका जनाधार व्यापक है, वो पैन इंडिया होती चली जा रही है। दक्षिण में भी आप देख ही रहे हैं कि केरल में भी अब उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो ये इन दलों के लिए स्वाभाविक है कि वो सभी लोगों को मिलाकर चले और कोई किसी एक विशेष जाति पर फोकस्ड ना रहें। तो जो आप बीजेपी की तरफ से हो सकता है बिहाइंड द सीन वो छोटी मोटी जो गठजोड़ होती है वो होती रहती है, लेकिन एक जो स्पष्ट एक स्टैंड होता है वो इंक्लूसिविटी का ही होता है। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, जैसा समीर जी भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव परिवार बेस्ड पार्टी हैं, उनके परिवार से देखिए कितने लोग हैं। अखिलेश यादव जाति विशिष्ट पर फोकस्ड पार्टी हैं, जैसा बिहार में भी ऐसा ही देखेंगे आप प्रवृत्तियां लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में। एक समय तो था, देखिए बीजेपी में भी एक समय था जब ये कहा जाता था कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। उस समय वो राष्ट्रीय पार्टी उस रूप में नहीं थी राहुल जी। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। और ऐसा ही नहीं था, आरएसएस में भी ये कहा जाता था कि महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। लेकिन बीजेपी ने भी अपने आप को इंक्लूसिव बनाया है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, बहुत सारे और जातियों के लोगों को आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने अपनी पार्टी को इंक्लूसिव ओपन किया है और आरएसएस ने भी ओपन किया है। तो इसी तरह से अगर कोई और मेरे को नहीं लगता अखिलेश यादव इतना सीरियस होंगे इस पूरे उसमें, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो स्वाद पूरा ले लिया है। हाँ। वो जरूर वो मजा ले रहे हैं, कोशिश वो मजा लेने की उस मौके का फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी के साथ बीजेपी में जो नाराजगी हुई उसका एक फायदा वो उस तरह से उठा रहे हैं। और ये इसका मतलब भी नहीं अवसर तलाश रहे वहां चले जाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं पता, एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री का जिक्र हुआ, उनको शायद पता नहीं कि सरकार दिल्ली में नहीं चलती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वो 90% टाइम तो दिल्ली ही रहते हैं। पाठक जी पता, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हैं, वो रहते दिल्ली हैं, सरकार तो उत्तर प्रदेश में चलती है। लखनऊ अवसर की बात हो रही है। एक अवसर इस वक्त नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी ढूंढ रहे हैं। सियासी एंट्री की खबरों के बीच नीतीश कुमार के बेटे नए साल पर एक नई तस्वीर के साथ दुनिया के सामने आए। बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। नालंदा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए निशांत दिखाई दिए, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की, बातचीत हुई। निशांत को देखकर पार्टी के वर्कर्स ने उन्हें घेर लिया। गांव के लोगों ने भी उन्हें अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। इस पर निशांत ने रिप्लाई किया कि देखते हैं, हम करवाते हैं। निशांत गांव की महिलाओं से भी मिलने के लिए पहुंचे, गरीब लोगों और बच्चों के बीच में कंबल भी बांटे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा में उनकी मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। तो मौका श्रद्धांजलि सभा का था। इसमें सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार दोनों पहुंचे थे। निशांत ने भी अपनी दादी परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि दी और लोगों से बातचीत की। इस दौरे को लेकर गेस्ट हाउस की भी कुछ तस्वीरें आई। निशांत और नीतीश कुमार एक साथ नाश्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये कहेंगे बाप बेटा साथ में नाश्ता तो करेगा ही ना, इसमें कौन सी नई बात हो गई, इसमें कौन सी कहानी हो गई। कहानी ये है, जब हलचल ये होती है कि अब कब आप निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ जब निशांत कुमार बात करते हैं, पब्लिक में कनेक्ट बनाते हैं, तो ये सवाल तो पैदा होगा ना। आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी है सर? इनसाइड स्टोरी तो बस इतनी है कि मुझे लग रहा है कि इसको हम लोग कई दफे क्या होता है कि कोई घटना घटती है, उसको प्रत्येक और प्रत्यक्ष रूप से अगर हम सिर्फ राजनीतिक जामा पहना दें तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक निशांत कुमार का सवाल है, ये सब हम जानते हैं कि नीतीश कुमार चुनावी राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ते, वो एमएलसी हैं। तो कल्याण बिगहा में एक तो उनका पैतृक गांव है और वहाँ पर जब आप ये बात आई तो मैंने थोड़ी पता करने की भी कोशिश की। जहाँ तक जदयू का सवाल है, जदयू में कोई नेतृत्व परिवर्तन अभी फिलहाल होने की कोई संभावना तो नहीं दिख रही है। एक दूसरी बात, अगर निशांत कुमार मुख्य धारा में या आते भी हैं या राजनीतिक भूमिका में आते भी हैं, तो ये जरूरी है, क्योंकि परिवार, जैसा अभी भी मैंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां होती हैं या क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर परिवारवादी होती हैं, और वो क्षेत्रीय पार्टियां जहां पर नेतृत्व परिवार में नहीं गया है, आपने देखा होगा कि मोटे तौर पर उनका बहुत प्रभाव नहीं रहा और धीरे धीरे वो विलुप्त होती चली गई हैं। इसलिए ये जरूरी है, जो खास करके जदयू के कुछ लोग हैं जो खास करके लवकुश समीकरण से जदयू को देखते हैं, उनका ये मानना है कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो सेकंड रंग लीडरशिप में जो एक वैक्यूम है शायद वो
वो पूरा हो जाएगा, इसके लिए उनकी ये कवायद होती है। उससे कहीं ना कहीं उनकी अपनी निष्ठा भी सामने आती है, उससे कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के नजदीक भी जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर निशांत कुमार को जदयू में कोई भूमिका मिलेगी तो वो संगठन के रूप में तो हो सकती है, और संगठन में बहुत प्रभावकारी और स्थापित भूमिका होने के बाद ही वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आएंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, और ऐसा ही मुझे वहां से खबरें भी मिल रही हैं। समीर जी, देखिए, नीतीश कुमार के पास अब बहुत राजनीतिक जीवन बचा नहीं है। अब वो 1 साल रहते हैं, 2 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, और जेडीयू को लग रहा होगा कि भाई अब निशांत कुमार को लेकर आया जाए। निशांत कुमार भी 50 साल के हो गए, 51-52 साल की उनकी उम्र है। अब उनको अगर राजनीति में लाएंगे तो कब लेकर आएंगे? और नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ वो रहे, और कभी भी उन्होंने अपने बेटे को किसी भी तरीके से भूमिका पार्टी के अंदर निभाने नहीं दी। बहुत लो प्रोफाइल अपने बेटे को उन्होंने रखा, और बेटा भी वैसा ही रहा है। अब अगर पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं और पार्टी को लग रहा होगा तो क्या वो हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? वहां से जो बहुत स्ट्रांग होल्ड है जेडीयू का, वहां पर नीतीश कुमार पहली बार हरनौत से ही विधायक बने थे। क्या उनको विधान परिषद में भेजा जाएगा? ये भी प्रश्न उठ रहा है। क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा दिल्ली के राजनीति के लिए? तो उनके लिए भूमिका क्या तय होती है, या धीरे धीरे संगठन में लेकर आया जाएगा? मुझे लग रहा है कि निशांत कुमार अभी इतने राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है कि सीधे वो जेडीयू की कमान संभाल सके। जेडीयू में बड़े लीडर है, उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में इतनी स्ट्रांग और बड़ी हो गई है। नीतीश कुमार इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद, इतने लोकप्रिय होने के बाद भी एक नंबर 1 की पार्टी बिहार में नहीं बन पाए वो। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। निशांत को लाया जाएगा, केंद्र से सहमति ली जाएगी, कैसे एडजस्ट किया जाए। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तब निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री होगी। नीतीश और बड़ी खबर आ गई है निशांत दोनों एक साथ राजनीति में नहीं रहेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है। खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। कल वियतनाम की यात्रा पर वो रवाना हुए। ये सोर्सेस के हवाले से हमें खबर मिल रही है। नए साल में उनकी ये पहली विदेश यात्रा है, ये उनकी निजी यात्रा है। राहुल गांधी क्रिसमस से पहले जर्मनी की यात्रा पर निकले थे और अब वो वियतनाम की यात्रा पर निकल गए हैं। और इस यात्रा पर निकलने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले, 18 मिनट पहले का एक पोस्ट मैं उनका देख रही हूँ, और वो इंदौर का मसला उठा रहे हैं। इंदौर की समस्या की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंदौर में पानी नहीं, जहर बचा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है, और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। जाहिर है वो कैलाश विजयवर्गीय की खबर को ही इंगित करते हुए ये बात कह रहे हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल भी उसमें रेज कर रहे हैं। तो अगर इतने सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, 2026 की इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां उनके सामने हैं, अभी तो मार्च में से विदेश की गलियां, अभी तो मार्च में वियतनाम गए थे। 2025 की शुरुआत में मार्च में राहुल गांधी वियतनाम गए थे। उसके बाद राहुल गांधी लंदन गए, उसके बाद वो मलेशिया जाते हैं, उसके बाद वो कोलंबिया जाते हैं, उसके बाद फिर वो अभी जर्मनी गए थे। तो राहुल गांधी विदेश में कितना कम समय रहते हैं। सेशन चल रहा होता है, सेशन के बीच में वो जर्मनी चले जाते हैं कि भाई वहाँ से पिपत्रा ने कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, वहाँ चले जाते हो। वहाँ जाकर आप कहते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। दिल्ली लौट कर आते हो, उसके बाद आप छुट्टी मनाने रणथंभौर चले जाते हो जयपुर परिवार के साथ। वहाँ से आप लौटे नहीं लौटे कि आप फिर आप खबर आ रही कि आप वियतनाम चले गए हो। 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है। तमिलनाडु में है, केरल में है, आसाम में है, पश्चिम बंगाल में है, पांडुचेरी में है। कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल तो मान लो कि ठीक है, कांग्रेस 3 महीने 13 में। केरल में तो कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है इस बार, 10 साल बाद सत्ता में यूडीएफ के रूप में वहां पर आने की कोशिश कर रही है। आसाम में आप हेमंता बिश्व शर्मा से डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हो, वहां आप उनको अपदस्थ करने के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप आसाम नहीं जाते हो। तमिलनाडु में आज छोटे भाई स्टालिन को मान लिया जाता है। इतनी बड़ी लड़ाई है, आप संगठन में देख नहीं रहे हो और आप विदेश यात्रा पर चले जाते हो। प्रायोरिटीज की जो बात कर रहे हैं कि सर आप ज्यादा बेहतर बताएंगे विपक्ष की पॉलिटिक्स का तरीका क्या होता है विजय जी, लेकिन कितने सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके पास। वो देहरादून जा सकते थे, वहां देहरादून में चक्का जाम कर सकते थे जो अंजेल चकमा के साथ हुआ। उस मुद्दे को लेकर उन्होंने केवल सोशल मीडिया तक ही अपनी राय सीमित रखी। फिर वो इंदौर में पानी की समस्या को उठा रहे हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या केवल समस्या उठा देने भर से विपक्ष की राजनीति मजबूत हो जाएगी? वो इंदौर भी जा सकते थे, इतना बड़ा मसला है। वो उस मसले के साथ बॉम्बे ब्लास्ट में जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, राहुल गांधी उनको दिल्ली में देखने गए, आप इंदौर जाने की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा से आते हैं और सीधे बॉम्बे ब्लास्ट में जो घायल होते हैं उनसे मिलने अस्पताल पीएम चले जाते हैं। ये तो अभी दिल्ली में, और राहुल गांधी दिल्ली में जाते हैं उनसे मिलने, दिल्ली ब्लास्ट के लोगों से मिलने। जी जी जी, यही बात बार बार चर्चा होती है प्रायोरिटीज की, कि वो इश्यूज बड़े उठाते हैं
ठीक से उठाते हैं, लेकिन जहां उनकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैदान में होना चाहिए, ज़मीन पर होना चाहिए, उसमें वो शायद उसको छोड़ देते हैं। ये उनकी पसंद की बात होगी, या वैसे ये उम्मीद करना कि वो हर मौके पर कहीं जाएंगे ही, ये भी कुछ ज्यादती होगी कि उनके लिए सोचा जाए कि नहीं हर मौके पर वो जाए। लेकिन ये दोनों बड़े इशू थे। एंजल चकमा का बड़ा तो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, एंजल, मैं आपसे सहमत हूँ कि एंजल चकमा का जो इशू है वो तो बहुत बड़ा इशू है। और कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुद को भी वहां जाना चाहिए था, या डेलीगेशन को, या जिस तरह से भी लीड करना चाहिए था। और इंदौर की भी बड़ी घटना है, 14 लोगों की मौत हो जाना गंदे पानी के वजह से, उस पर उनको जाना चाहिए। अब वो उनको तय करना होता है, इशू उठाने से, केवल पोस्ट कर देने से तो काम नहीं चलता। हो सकता है कि वो ये ना करते, किसी और पूरे डेलीगेशन को वहां भेज देते। हर बार ये उम्मीद करना कि वो उस मौके पर पहुंचेंगे, ये भी संभव नहीं होता। और हर बात को उनकी विदेश यात्रा से हमें क्या परेशानी है? विदेश यात्रा कोई जा रहे हैं तो इसमें क्या अपराध है? कोई अपराध कर रहे हैं राहुल गांधी? तो हम हर बार उनकी विदेश यात्रा पर ऐसा सवाल उठाते हैं कि जैसे कोई वो अपराध करने वहां पर जा रहे हैं। ये तो नहीं है। अब ये उनकी राजनीति को तय करना है उनको अपने हिसाब से कि क्या करना है। नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी किस बात की है, ये उनको तय करना है। इससे क्या फायदा हो रहा है, अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी में उनकी विदेश यात्रा क्या काम? लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये नहीं है ना कि वो विदेश यात्रा नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्या नहीं, हम उनको एक अपराधी की श्रेणी में डालते हैं विदेश यात्रा को लेकर। मुझे इस पर आपत्ति है। बाकी वो एलओपी के तौर पर मैंने कहा कि इंदौर में जाना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, विदेश जाए, जहां जाना चाहिए उनको, उनका ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो विपक्ष का नेता होता है वो जनता के प्रति और जनता की भावनाओं के प्रति उसका संवेदनशील होना और संवेदनशील होते दिखना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ट्विटर पर संवेदनशीलता का एक आधार होता है, लेकिन जमीनी तौर पर और जमीनी स्तर पर किस प्रकार से वो संवेदनाएं दिखती हैं, ये प्रश्न इस पर है। और चूंकि प्रश्न इस पर होता है, और चूंकि प्रश्न इस पर होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छा, जब रोम जल रहा है तो नीरो कहाँ बजा रहे हैं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, ये शुरू से मैं मानता हूं। तो वो जो है वो कई मुद्दे उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह उनका मन नहीं होता या उसको अंजाम तक नहीं लेके जाते। जहां तक ये बात है कि विदेश यात्रा, तो क्या जब अटल बिहारी वाजपेयी ऑपोजिशन लीडर थे वो विदेश यात्रा नहीं करते? बिल्कुल करते थे। हर लीडर ऑफ ऑपोजिशन करता है, हर लीडर ऑफ ऑपोजिशन करता है। और वैसे भी जब पार्टी के जैसे अब विभिन्न पार्टियों के भी जो नेता होते हैं वो भी विदेश यात्राएं करते हैं। और इसको इसलिए भी माना जाता है कि वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। ये भी कोशिश होती है उसमें, क्योंकि हमेशा वो लेवल नेक्स्ट क्या है? वो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जानने की 35 साल पुरानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जानने की जरूरत होती है। तभी मैं ये कह रहा हूं नेक्स्ट लेवल क्या है सर राहुल गांधी? वो तो चाहते हैं ना प्रधानमंत्री बनना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, चाहते होंगे ना जी राहुल गांधी। तो प्रधानमंत्री अब ये बने या ना बने, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो बने या ना बने, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और ऐसा भी नहीं है कि उनको जो उनकी पार्टी को जितनी सीटें दी है जनता नहीं दी है ना, किसी और ने तो आके दे नहीं दी, या बीजेपी ने खैरात में तो दी नहीं है, इस देश के लोगों ने दी है ना। बीजेपी को भी इस जगह पे जो बैठाया इस देश के लोगों ने बैठाया। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर कहीं जाते हैं, वो किसी तरह की बातें जो वहां पर करते हैं विदेशों में, वो ऑब्जेक्शनेबल होती हैं कई बार। लेकिन उनका विदेश जाना या लोगों से मिलना या फॉरेन डेलीगेशन से मिलना, ये कोई बड़ी बात नहीं। राहुल गांधी जाए कोई दिक्कत नहीं है, जो है, लेकिन पार्टी को का रिलेक्टेंट है, वही मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी उनकी नहीं है कि उनको किस प्रायोरिटी पर करना चाहिए। पार्टी को और उस पर हम लोग बार-बार सवाल करते हैं। रिलक्टेंट अगर हैं तो रिलक्टेंट जो पॉलिटिशियन है उसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए क्या? नहीं, ये तो जनता तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगे कि किसको बनना है। पार्टी तो उनको अपना सबसे बड़ा आज राहुल गांधी की प्रायोरिटी है कि वियतनाम जाने के पहले वो कर्नाटका चले जाते हैं। डीके शिव कुमार सिद्धरमैया से बात करते हैं, जहां पर झगड़ा चल रहा है।